गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हालचाल हैं? लेकिन पूर्व सैनिकों के हेल्थ कोई बहुत अच्छी नहीं है और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2026 में डिफेंस मैटर्स को लिया जा रहा है, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी के लिए, हमारी लीडरशिप के लिए, राहुल गांधी जी के लिए, खड़गे जी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस के इश्यूज, सर्विंग सोल्जर्स और पूर्व सैनिक वो पैरामाउंट इंपॉर्टेंस के हैं, सबसे ज़्यादा अहमियत रखते हैं। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी अपनी पहली ब्रीफिंग जो कर रही है वो पूर्व सैनिकों के मुद्दों को लेकर कर रही है। जिस तरह से आपने देखा कि 29 दिसंबर को स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस जो पार्लियामेंट में है उसकी मीटिंग हुई थी। उसके अंदर हमारे नेता राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, और हमारे मेंबर कैप्टन विरियाटो, बाकी सभी लोगों के साथ उपस्थित थे। और इस बार जो मुद्दा था वो डिफेंस सर्विसेज एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डायरेक्टरेट अपनी ब्रीफिंग दे रहा था कि हम कितना कुछ कर रहे हैं। और वहां पर राहुल गांधी जी का जो मेन कंसर्न जो वहां पर आया कि एक्स सर्विसमैन लोगों की हेल्थ स्कीम जो है वो पूरी तरह से चरमराई हुई है। 30 लाख से ज्यादा बेनिफिशियरी, टोटल 72 लाख बेनिफिशियरी हैं एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के, जिनमें से 20 लाख बेनिफिशियरीज के बिल्स पेंडिंग है। 9,000 करोड़ से ज्यादा पेंडेंसी है। ये हैरान और दर्द देने वाली एक इंफॉर्मेशन थी। राहुल गांधी जी ने बड़े मुखर तरीके से इस चीज को उठाया। 20 लाख से ज्यादा बेनिफिशियरीज के बिल्स पेंडिंग हैं, हॉस्पिटल्स के बिल्स पेंडिंग है। मैं एक एक करके आऊंगा उसके ऊपर। तो राहुल गांधी जी इतने व्यथित हुए इस चीज को देखकर कि हमारे अगर पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य के बारे में अगर सरकार सीरियस नहीं है तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो सैनिकों के साथ हमेशा खड़ी रही है, पूर्व सैनिकों के साथ खड़ी रही है, नेशनल सिक्योरिटी के साथ खड़ी रही है, और वहां पर दूसरी तरफ मोदी जी की सरकार अपने आप को राष्ट्रवादी सरकार बोलती है, लेकिन वो डिफेंस के चलते हुए सिस्टम को, डिफेंस मैकेनिज्म को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ करके और डिस्ट्रॉय करना चाहती है। जिस तरह से आपने पीछे देखा कि सर्विंग सोल्जर्स के साथ किस तरह किया, नई स्कीम को एक लॉन्च कर दिया गया, अग्निवीर जैसी स्कीम को, वो देश को कतई बर्दाश्त नहीं था। और उसके बाद जिस तरह से नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज आपके सामने पिछले कुछ समय के अंदर आए, और अब लास्ट नेल इन द कॉफिन, पूर्व सैनिक जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी देश के नाम कर दी, लड़ाई लड़ते रहे, और आज वो उम्र के इस पड़ाव के अंदर हैं कि उनको देश की और देश की सरकार की जरूरत है अपनी हेल्थ ठीक रखने के लिए, अपने इलाज के लिए, लेकिन मोदी सरकार के पास पैसे नहीं है कि वो जितनी जरूरत है उसके हिसाब से वो आवंटन कर पाए। देश के सैनिक और देश के बीच में एक कॉवेनेंट बॉन्ड होता है। देश के सैनिक को देश कहता है या सरकार कहती है कि आप सरहद पर खड़े हो, -40 डिग्री से लेकर और +60 डिग्री तक आप लड़ाई लड़ो, देश की सरहदों की रक्षा करो, ताकि आप लोग और आप सारी सरकार, सब लोग चैन की नींद सो सकें। लेकिन पूर्व सैनिक और सैनिक कभी सवाल नहीं करता है, अपनी कुर्बानी देता है, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको गारंटी दी गई है राष्ट्र के द्वारा कि अगर मैं हताहत होता हूं, मैं मारा जाता हूं, तो मेरे परिवार का जिम्मेदारी सरकार उठाएगी, देश उठाएगा। और अगर मेरे को खुदा ना खास्ता अगर कहीं मेरे साथ
कोई गलत चीज हो जाए, डिसेबिलिटीज हो जाए, सेहत में खराबी हो जाए, तो देश मेरा और मेरे परिवार का ध्यान रखेगा। ये कोवेनेंट बॉन्ड है और इस कोवेनेंट बॉन्ड को तोड़ते हुए मोदी सरकार ने देश के पूर्व सैनिकों के साथ, जिन्होंने 30, 35, 40 साल तक देश की सुरक्षा की है, रक्षा की है, उनके इलाज के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम जो हेल्थ के लिए 1 अप्रैल 2003 को लॉन्च की गई थी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि ये एक कैशलेस और कैपलेस, कोई इसके ऊपर कैप नहीं है ये, और इसके लिए कोई भी पैसे की सीमा नहीं रखी जाएगी और पैसे की कभी भी कमी नहीं होगी। तो ये एक रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के जरिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये 18 दिसंबर 2025 को पार्लियामेंट के अंदर दी गई थी। इस कैग की रिपोर्ट के अंदर साफ साफ उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन गोलमोल करके लिखा है, क्योंकि सरकार के खिलाफ लिखने की ताकत नहीं है। लेकिन उसके बाद उन्होंने हाईलाइट किया है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग कॉम्प्रहेंसिव कैशलेस एंड कैपलेस हेल्थ केयर टू ऑल एक्स सर्विसमैन इज द ड्यूटी ऑफ एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। और इस ECHS की स्कीम को जब बनाया गया था, ये कॉन्ट्रीब्यूटरी है। हम लोगों ने ऑफिसर्स इसके लिए 1,20,000 रुपया देते हैं रिटायरमेंट के समय, जवानों के JCOs के 60,000 रुपये और जवानों के 20,000 रुपये लिए जाते हैं। ये कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम है। इसके लिए हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन पूरे देश के अंदर अलग अलग हॉस्पिटल्स को एम्पैनल किया जाता है। 4,000 से ज़्यादा एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं और तकरीबन 400 के आसपास ECHS की पॉलीक्लिनिक हैं। बहुत सारी पॉलीक्लिनिक ऐसी हैं जिनके अंदर एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स नहीं है। कैग ने कहा कि ये एक तो ज्योग्राफिकल एरिया पूरे देश का कवर नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से सैनिकों को बहुत दूर तक इलाज के लिए जाना पड़ता है। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि 2003 से लेकर और आज तक इतनी ज्यादा एक्स सर्विसमैन की और जो तादाद बढ़ चुकी है, उसके हिसाब से मैचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट नहीं की गई है। जो ऑथराइजेशन ऑफ मैन पावर है, जो फंड्स हैं, 2014 में आखिरी बार इनके जो रेट की रिवीजन की गई थी और 2014 के बाद अब सुनने में आया है कि अभी शायद वो कुछ, क्योंकि बहुत बड़ी हलचल हो रही है पिछले कई समय से, तो उन्होंने कुछ इंक्रीज की है। रिम्यूनरेशन जो स्टाफ की होती है वो इंक्रीज की है, लेकिन स्टाफ की जो अवेलेबिलिटी है या ऑथराइजेशन है वो नहीं बढ़ाई है। उसके बारे में बात करती है कैग। और इसके साथ साथ जो डेफिशिएंसी ऑफ मैन पावर है उसके बारे में कैग बात करती है कि उसको इमीडिएट तौर पे पूरा किया जाए। और सबसे बड़ी चीज जिसकी वजह से ये एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम पूरी तरह से आज डिस्ट्रक्शन की कगार के ऊपर खड़ी है, वो है फंड्स की अवेलेबिलिटी। मैं आपके सामने बजट पेश करना चाहूंगा, है ना। ये सब आधिकारिक तौर पर लिए हुए आंकड़े हैं और इसके मुताबिक जो 2023 और 24 के अंदर रिक्वायरमेंट थी 13,500 करोड़ की, लेकिन एक्चुअल उनको 9,831 करोड़ दिया गया। और उससे पहले का भी बैकलॉग 3,500 करोड़ का चल रहा था, जिसकी वजह से जो ये बैकलॉग है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। अब आप देख सकते हैं जो CFL है, CFL कैरी फॉरवर्ड लाइबिलिटीज 2023-24 में 3,500 करोड़ थी, 2024-25 में 5,400 करोड़ और इस साल के अंदर 6,000 करोड़। और अगर 8,000 करोड़ बजट एलोकेट किया जाता है तो 6,000 करोड़ पिछले साल के बिल्स को लिक्विडेट करने में लग जाएगा। तो इस साल के लिए सिर्फ 2,000 करोड़। जरूरत कितनी इस साल की आ जाएगी? 14,000 करोड़। और अगर इस साल ये 14,000 करोड़ नहीं दिए तो ये ECHS का चलता हुआ ढांचा पूरी तरह से बैठ जाएगा। एक्स सर्विसमैन को एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है।
हम लगातार गुहार लगा रहे हैं। 2025 में हमने बोला, 2024 दिसंबर में हमने बोला, लड़ाई लड़ी। कैप्टन विरियाटो हमारे गोवा से एमपी हैं, गोवा से पूरे के पूरे एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स ने एक्स सर्विसमैन को हेल्थ केयर के लिए एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। इसी तरह से सितंबर 2025 में बीजेपी के एमपी हैं कैप्टन ब्रजेश मैंगलोर से, उन्होंने कहा कि मैंगलोर के अंदर सभी हॉस्पिटल्स, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स ने एक्स सर्विसमैन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है। पार्लियामेंट में भी उन्होंने आवाज उठाई। कैप्टन विरियाटो गोवा से कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने इसकी आवाज उठाई। हमने लगातार एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग, कांग्रेस पार्टी का एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट, हम सब लोगों ने आपस में बातचीत की और हम लोग लगातार इस मुद्दे को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ और प्राइम मिनिस्टर के साथ, सबके साथ उठा रहे हैं। लेकिन डायरेक्टरेट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सुनने को तैयार नहीं है, एक्शन लेने को तैयार नहीं है। 15 जुलाई 2025 को हमने चिट्ठी लिखी एक्स सर्विसमैन के कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम को लेकर, कोई असर नहीं। उसके बाद एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के जन सतबीर ने चिट्ठी लिखी, एक्स सर्विसमैन लीग इसकी चिट्ठियां लिख रहा है, लेकिन कुछ नहीं। इसके अलावा यहां पर आने से पहले 4 महीने पहले रिटायर हुए थे मेजर जनरल नटराजन, उनसे भी हमने डिस्कशन की। तो मेजर इशू जो सामने आया, पहली चीज, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स के बिल 1 साल से ज्यादा लग रहा है, एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। दूसरा, मेडिसिन की अवेलेबिलिटी कतई नहीं है, बहुत कम है। जबकि आज के ज़माने के अंदर मालूम है कि अगर हमारे 72 लाख बेनिफिशरीज हैं और तकरीबन 15 से 20 लाख ऐसे हैं जो कि उम्र के 70 से 80 के पड़ाव के अंदर हैं, तो उनकी मेडिकल नीड्स ज़्यादा हैं, उनके मेडिकल एक्सेप्टेंस नहीं होती, उनके इलाज के लिए वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, मेडिसिन अपने पैसों से खरीदते हैं, रीइंबर्समेंट के लिए भेजते हैं, लेकिन साल साल उनको लग जाता है, रीइंबर्समेंट नहीं होती है। यहां मैं अपना पर्सनल एग्जांपल कोट करना चाहूंगा कि मैंने ऐसे हालात को देखते हुए, हमें इस कैशलेस और कैपलेस स्कीम में इमरजेंसी की तकलीफ है। मैंने खुद 25 लाख की अपने और अपनी वाइफ की इंश्योरेंस डिपेंडेंट के लिए रखी है। ऐसे ही तमाम लोग इंश्योरेंस स्कीम्स के ऊपर निर्भर कर रहे हैं। इसके साथ साथ मेरा एक साथी अपेंडिसाइटिस का एक छोटा सा ऑपरेशन तमिलनाडु के अंदर उसने करवाना था, तंजावुर के पास है, 300 किलोमीटर उसको ट्रेवल करके जो जाना पड़ा अपनी ऑपरेशन कराने के लिए। मैं कोविड का एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरा खुद का सीओ कमांडिंग ऑफिसर ब्रिगेडियर रशपाल सिंह परमार, वो आरआर हॉस्पिटल गया, नहीं उसको बेड मिला। उसके बाद वो बेस हॉस्पिटल उसको भेज दिया गया। बेस हॉस्पिटल के अंदर पूरी की पूरी राजनाथ सिंह जी के कहने के बाद वो पूरा हॉस्पिटल को सिविलियंस के लिए खोल दिया गया था। तो बहुत सारे फौजी ऐसे हैं जिन लोगों को वहां पे ट्रीटमेंट नहीं मिला, वो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में उनको भेज दिया गया। एम्पैनल्ड हॉस्पिटल तक जाते जाते उन्होंने दम तोड़ दिया, ऑक्सीजन की बदौलत नहीं मिली उनको। जन सुनील सुहाग हमारे एक पुराने साथी, उन्होंने इसी तरह से दम तोड़ दिया। इस तरह हमारे बहुत तरह के आम हमारे साथी हैं जिन्होंने उस समय दम तोड़ दिया। क्या यह देश की जिम्मेदारी नहीं बनती, सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इन एक्स सर्विसमैन लोगों को उनको सही इलाज मुहैया कराया जाए? तो साथियों, आज इस मुद्दे के ऊपर हमारे नेता राहुल गांधी जी बहुत ही व्यथित थे और कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार विपक्ष है। मैं एक राजनीतिक पार्टी का नुमाइंदे के साथ साथ एक 26 साल फौज के अंदर अपनी सेवा दी है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपके बीच में आएं और इन सब बातों को सबके बीच में रखें। तो ये
रखने के लिए हम आपके बीच में आए हैं ताकि देश में इसके बारे में अवेयरनेस हो। दूसरा, इस सिस्टम को क्या इसमें प्रॉब्लम आ रही है वो आपके जरिए पूरे देश को बताया जाए कि डायरेक्टरेट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर उसने पिछले 4 महीने में MDECHS जो कि एक सर्विंग फौजी ऑफिसर होता है जो मैनेजमेंट ऑफ ECS के लिए जिम्मेदार है, उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स को विड्रॉ कर लिया है और वो किसी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल को जिसने फौजियों को एक्सेप्ट करने से मना किया है, उस हॉस्पिटल को कोई एक शो कॉज नोटिस दे सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। उसकी डिसएम्पैनलमेंट नहीं कर सकता, उसकी पेनल्टी नहीं कर सकता, उसको कोई पनिशमेंट नहीं दे सकता। तो उसके जो हाथ से जो उसकी ताकत थी वो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डायरेक्टरेट ने विड्रॉ कर ली है। ये हमें कतई मंजूर नहीं है। और इन सब चीजों को देखते हुए हमने एक मुहिम सेव ECHS की मुहिम डिजाइन की है। ये आप लोगों के सामने पेश करना चाहेंगे। ये इसके जरिए हम ये बताना चाहते हैं पूरे देश को कि जिन्होंने देश संभाला उनका इलाज संभालो। ये सरकार को, मोदी सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं। और ECHS में सुधार, पूर्व सैनिक का अधिकार। और इस ECHS को बचाने की मुहिम के लिए हम लोग 1 महीने का कांटेक्ट प्रोग्राम, आउटरीच प्रोग्राम पूरे देश में सभी 400 एक्स सर्विसमैन हेल्थ स्कीम की जो ECHS पॉलीक्लिनिक्स हैं उन तक पहुंचेंगे। हमारे जो एक्शन प्लान है उसके तहत हमने ये मिस्ड कॉल नंबर हमने जारी किया है। इसको स्कैन कर सकते हैं। स्कैनर के अंदर मिस्ड कॉल नंबर है। इससे मिस कॉल करके हम एक गूगल फॉर्म सभी के पास पहुंचा रहे हैं और जितने भी 20 लाख लोग जिनके बिल्स पेंडिंग हैं उन लोगों को अप्रोच कर रहे हैं और 1 महीने का समय हम ले रहे हैं इसके अंदर कि सभी बिल्स को जिसका पेंडिंग बिल है वो हमारे पास इसके जरिए पहुंचाए। और साथ में हमारी एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट की जो टीम्स हैं वो हर ECHS क्लिनिक पर 1 महीने के अंदर जाएंगी और जितनी पेंडेंसी है, पेंडिंग बिल्स हैं, उनको लाकर यहाँ पर दिल्ली में हमारे पास यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा। ये पूरा 1 महीने चलने वाला कॉन्टैक्ट प्रोग्राम है और इसके जरिए जो भी कोई अपना बिल अपलोड करना चाहता है तो इस स्कैनर मिस्ड कॉल के जरिए कर सकता है और मिस्ड कॉल के बाद हम लोग, हमारी टीम उनको अप्रोच करेगी और उनसे उनके पेंडिंग बिल्स मंगवाएगी। उसके बाद 30 जनवरी के बाद बजट सेशन शुरू हो रहा है। मोदी जी को यहां से सीधे सीधे चेतावनी देना चाहते हैं कि आपके पास 30 दिन का समय है। आप 14,000 करोड़ एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम को तुरंत प्रभाव से दे दीजिए, वरना पूर्व सैनिक दिल्ली में अपनी डिमांड्स को लेकर यहां पर धावा बोलेंगे और उसका आगे का प्रोग्राम हम निर्धारित करेंगे। दिन हम तय करेंगे, वक्त हम तय करेंगे और इन मुद्दों को राहुल गांधी जी, लीडर ऑफ पीपल, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, वो इन मुद्दों को संसद से सड़क तक उठा रहे हैं, उठाएंगे
और मैं यहाँ से एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी को एक ये संदेश देना चाहता हूं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी की क्या ताकत है। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि 2022 में जब भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश करने वाली थी, हरियाणा में प्रवेश की थी 21 दिसंबर 2022 को, तो उस समय पर OROP 2 जो 2019 में लागू होना चाहिए था, 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर पास किया गवर्नमेंट को कि इसको लागू कर दीजिए। सरकार उसको लगातार 3-3 महीने बढ़ाती चली गई उस मियाद को, और 21 दिसंबर 2022 को हजारों की तादाद में पूर्व सैनिक राहुल गांधी जी से मिले, और 23 दिसंबर को राजनाथ सिंह जी ने रात को 8:39 पर ट्वीट कर दिया कि हम OROP 2 लागू कर रहे हैं। ये है राहुल गांधी जी की पावर। और जिस तरह से राहुल गांधी जी ने संसद में कहा था कि मोदी जी और शाह साहब ये डरते हैं, ये कांपते हैं, उनके हाथ कांपते हैं, तो ये एक उदाहरण है। उसके बाद 18 अग्निवीर जो लोकसभा चुनाव से पहले पिछले 2022, 23, 24 के अंदर जो हताहत हो चुके थे, उनकी रिम्यूनरेशंस को, जो उनके कॉम्पनसेशन थे, उसको सरकार साल 1.5 साल हो गया था नहीं दे रही थी। तो जैसे ही 2024 के अंदर नई सरकार बनी और उसके बाद जुलाई में राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया पार्लियामेंट के अंदर, तो उसके एक हफ्ते के अंदर उनके सारे की सारी कॉम्पनसेशन के जो पैसे थे वो उनके खातों में आ गए थे। इसी तरह से अग्निवीर अमरनाथ जायसवाल, आपने बिहार में देखा होगा, उसकी इंडेक्स फिंगर कट गई थी, उसको सेना से बाहर निकाल दिया गया था, और राहुल गांधी जी ने उसका मुद्दा उठाया तो एक हफ्ते के अंदर उसके बचे हुए पैसे उसको दे दिए गए थे। तो एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी से, बेनिफिशियरी से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने तुरंत प्रभाव से अपने बिल्स को अपलोड करिए। आपकी आवाज राहुल गांधी बनकर आंधी की तरह आपकी आवाज को सड़क से संसद तक उठाएंगे। ये हमारा वायदा है और ये हमारी जिम्मेदारी भी है, एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते। सीधे सीधे सवाल हमारे हैं कि, और रिकमेंडेशन है। पहली रिकमेंडेशन यह है कि डायरेक्टरेट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम को चलाने के लिए सक्षम नहीं है, उससे निकालकर एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम को CDS के अंदर तुरंत प्रभाव से डाला जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डायरेक्टरेट ने ECHS MD की अपने वापस ले ली हैं, वो तुरंत प्रभाव से वापस किया जाए। उसके बाद 14,000 करोड़ का आवंटन तुरंत प्रभाव से किया जाए। पेंडिंग जितने भी बिल्स हैं बेनिफिशियरीज के, वो तुरंत प्रभाव से दिए जाएं। और इसके साथ साथ बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो सरकार से बहुत ही पीनट्स, छोटे से दाम में उन्होंने जमीनें खरीद रखी हैं, तो ये कोवेनेंट एक्ट लाया जाए, उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली जाए कि अगर आप सरकार से कंसेशनल दाम के ऊपर अगर जमीन लेते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप पूर्व सैनिकों को मान और सम्मान और उचित उनको जगह स्थान देते हुए उनकी एक्सेप्टेंस करें और उनको सही इलाज मुहैया कराएं। ये हमारी पूरी तरह से हमारी डिमांड्स हैं। और अगर ये नहीं होगा तो 30 जनवरी के बाद पूर्व सैनिक दिल्ली में सब लोग आएंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मिलेंगे, सरकार के नुमाइंदों से बात की जाएगी और आगे का प्रोग्राम जो है वो तब तय किया जाएगा। रणनीति तब बनाई जाएगी, बनाई हुई है, रणनीति तब तय की जाएगी और बताई जाएगी कि हम आगे क्या करने वाले हैं। साथियों, ये एक संवैधानिक और नैतिक मुद्दा है। ऐसा ना हो कि सोल्जर्स आर रिमेंबर्ड ड्यूरिंग वॉर एंड्स, सोल्जर्स आर स्लाइटेड और फॉरगॉटन। ऐसा नहीं है। हमारे देश के 140 करोड़ नागरिक देश की सेनाओं के साथ भावुकता से जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी भावुकता से उनके साथ जुड़ी हुई है और उनके मुद्दे लगातार उठाती रहेगी। और आखिर में और सबसे बड़ी बात
अगर सरकार लाखों करोड़ अंबानी और अडानी के कर्ज माफ कर सकती है, इंडस्ट्रियलिस्ट दोस्तों का फायदा पहुंचाने के लिए माफ कर सकती है उनके कर्जे, तो 14,000 करोड़ देश के पूर्व सैनिकों की इलाज के लिए वो हर हालत में 100% दे सकती है और उनका बिल अदायगी कर सकती है। अगर वो डिफॉल्टर्स की मदद कर सकती है, तो जिन्होंने देश की सेवा की है उनकी मदद करना, ये मदद नहीं कहूंगा, ये उनके अधिकार को उनको देना सरकार की नैतिक संवैधानिक जिम्मेदारी है। ये कोई दान या उपकार नहीं है, यह पूर्व सैनिकों का अधिकार है, जिसके लिए हम कांग्रेस पार्टी, पूर्व सैनिक एक साथ हैं, लड़ाई लड़ेंगे और मोदी सरकार को मजबूर करेंगे कि वो इसके ऊपर सही फैसला करे और आने वाले समय के अंदर किसी भी पूर्व सैनिक को इलाज की वजह से अपनी जान गंवानी ना पड़े। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं ये भी चेतावनी देना चाहता हूं कि आज के हालात के अंदर एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम पूरी तरह से चरमरा जाएगी और टर्मिनल डिजीज से जो ग्रस्त हमारे पूर्व सैनिक हैं, लाखों की तादाद में बेनिफिशियरीज हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको अपनी जान से इलाज के बिना हाथ धोना पड़े। धन्यवाद।